नमस्कार दोस्तों, वर्णमाला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है हेमंत बसवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं सल्तनत कालीन इतिहास लेखन परंपरा। कल हमने प्राचीन कालीन इतिहास लेखन परंपरा पर चर्चा की थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए मध्यकालीन इतिहास लेखन परंपरा में हम सबसे पहले सल्तनत कालीन इतिहास लेखन परंपरा पढ़ेंगे। पहले जैसे हमने प्राचीन काल में देखा कि किस तरह मौखिक से लेकर और इतिहास लेखन की परंपरा का किस प्रकार से विकास हुआ, और अब जब इस्लामिक जो सुल्तान हैं वो भारत में एंटर कर जाते हैं तो तब इतिहास लेखन की परंपरा का किस प्रकार से विकास होता है वो हम अब देखेंगे। क्लास शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा कि ये जो वीडियोज़ बन रही हैं तो ये आपके सपोर्ट के बगैर ये जारी नहीं रह पाएंगी, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि प्लीज़ इसको आप जो अपने दोस्त हैं उनको, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू। अब आगे चलते हैं हम। तो सल्तनत कालीन इतिहास लेखन में सबसे पहले हम, जैसे प्राचीन काल का हमने देखा था, तो विशेषताओं पर बात करेंगे। विशेषताओं में प्रथम विशेषता अगर हम देखें तो ये प्राचीन काल के ही समकक्ष, जिस तरह से हमने देखा था कि राजकीय संरक्षण में इतिहास लेखन तब भी हो रहा था और अब भी जो इतिहास लेखन है वो सुल्तानों के संरक्षण में इतिहास लेखन यहाँ पर जारी था। क्योंकि जैसे बताया था कि इतिहास लेखन जो है वो एक पूरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और उसमें पूरे दस्तावेजों का अध्ययन करना होता है, उसके बाद जाके इतिहास लेखन कहीं किया जाता है। तो जो व्यक्ति इतिहास लेखन कर रहा होगा तो जाहिर है कि वो आम व्यक्ति नहीं हो सकता है, वो राजकीय दरबार का कोई सदस्य होगा या फिर कोई अधिकारी होगा जो उन घटनाओं का वर्णन रख रहा होगा और उसे इतिहास की तरह से अपने आगे जो उत्तराधिकारी आएंगे उनको पास ऑन करने के लिए वह उस तरह का ब्यौरा रख रहा होगा। तो इस वजह से सुल्तानों का संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा हम देखें कि जो तिथि का निर्धारण है, तिथि निर्धारण जो है उसकी समस्या हमें इसमें देखने को मिलती है। वो एक तरह से विशेषता ही है, क्योंकि तिथि की जगह पर घटनाओं पर तिथियों के स्थान पर घटनाओं पर ध्यान दिया जाता था। अब क्योंकि इस तरह की परंपरा नहीं थी कि कोई एक कैलेंडर कहीं पे जारी है और उस हिसाब से हम तिथियों को ले पाएँ, या फिर उस तरह से उन्होंने तिथियां का वर्णन किया होगा कि फला घटना उस तारीख को हुई थी। हालांकि मिलता है इस तरह का भी वर्णन, लेकिन मुख्य तौर पर जो हमें घटनाओं का जो वर्णन मिलता है वो घटनाओं से ही अंतर संबंधित करके दिया जाता है कि फला जगह पर तब कोई आक्रमण हुआ था, या फिर तब वो युद्ध लड़ा गया था, उस वक्त ये घटना हुई थी, या फिर उस समय कौन सा त्यौहार आ रखा था, या फिर कौन सा महत्वपूर्ण इवेंट किसी साल का उस समय था। तो उस हिसाब से तिथियों को या फिर घटनाओं का वर्णन किया गया है। और तीसरा हम देखें तो देखेंगे कि जिस तरह से प्राचीन काल पे धर्म का ज़्यादा बोलबाला था, उसी तरह से सल्तनत काल में भी धर्म पर पूरा जोर था। एक तरह से कहें कि धार्मिक प्रभाव हमें यहाँ भी देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ पर वहाँ हमें बौद्ध धर्म या फिर हिंदू धर्म और जैन धर्म का ज़्यादा प्रचलन दिखाई देता है, उसी प्रकार से यहाँ पे हमें इस्लाम का जो दर्शन है उसके आधार पर और इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए ही ये जो लेखन है और उसी के सिद्धांतों को उसमें यूज करने का प्रयास किया गया था। क्योंकि जो जैसे हिंदू धर्म में जो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो ब्राह्मण और क्षत्रिय वगैरह जो लोग होते थे, और मुख्यतः जो इतिहास लेखन का कार्य जो किया वो ब्राह्मणों ने किया। उसी तरह से काजी लोग और जो धर्म से संबंधित जो लोग थे, धर्म के में जो उच्च पदों पर जो आसीन लोग थे,
वो लोग इतिहास लेखन कर रहे थे, और इस वजह से धर्म का प्रभाव हमें इसमें भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। धर्म का प्रभाव क्यों था? क्योंकि इतिहास लेखन का एकमात्र उद्देश्य जो था वो इस्लाम को स्थापित करना, या फिर कहें कि उसका प्रचार प्रसार करना। क्योंकि हम जब देखते हैं कि जो आक्रमण भारत पर हुए और जो इस्लामिक सुल्तान जो आक्रमण कर रहे थे, हालांकि उनके उद्देश्य राजनीतिक थे, लेकिन जब कोई शासक आक्रमण करता है इस तरह का, तो वो किसी मोरल चीज़ से अपने आदर्श को स्थापित करने की कोशिश करता है कि जो वो आक्रमण कर रहा है वो इस्लाम के लिए कर रहा है। इस वजह से इतिहास लेखन में भी हमें इस्लाम को स्थापित और प्रचार प्रसार करने का एक प्रयास दिखाई देता है। पांचवा हम देखें तो कार्य और कारण। संबंधों की अवहेलना एक तरह से कह सकते हैं। अवहेलना क्यों कहेंगे? क्योंकि जो भी कार्य हो रहे थे तो उसमें लिखने वालों ने ज़्यादातर प्रयास यह किया कि जो घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं या तो नियति है, या फिर वो ईश्वरीय या फिर देवीय कारणों से घटनाएं हो रही हैं। एक लेखक है मिन्हाज उस सिराज कार्य कारण संबंध की किस प्रकार से अवहेलना करते हैं, उसका उदाहरण ये है कि वो कहते हैं कि इल्तुतमिश है, उसको भारत पर शासन करना था, इस वजह से तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की भारत पर या फिर विजय होती है, और यह नियति ने निर्धारित कर रखा था कि इल्तुतमिश का भारत पर शासन होना है। इस वजह से तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय होती है। अब वो ईश्वरीय इच्छा की अवहेलना तराइन के प्रथम युद्ध में कर देते हैं। वो प्रथम युद्ध का वर्णन ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनकी नियति स्थापित नहीं हो पाती है। तो इस तरह से हम कार्य कारण संबंधों की अवहेलना देखते हैं कि किस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हैं उसमें राजनीतिक और जो सामान्य जो कारण है उनको छोड़कर वो दैवीय कारण या फिर नियति द्वारा घटनाओं का निर्धारण करने का प्रयास करते हैं। और छठी विशेषता हम देखते हैं तो उसमें लोकगीतों और जो इतिहास के जो स्रोत है जिनसे वो लेखन किया गया, तो वो लोकगीतों, आख्यानों, परंपराओं, दस्तावेज़ों आदि के आधार पर जो इतिहास लेखन है वो किया गया। और कई जगह पर काल्पनिक भी, जिस तरह से काल्पनिक घटना तो काल्पनिक नहीं है लेकिन इसका कारण उन्होंने काल्पनिक बनाने का प्रयास किया है। और काल्पनिक इतिहास लेखन हम वंशचरित वगैरह के अंदर देखते हैं, जब वो वंशों की उत्पत्ति को एक काल्पनिक घटनाक्रम से बयान करने का प्रयास करते हैं। और एक जो हम अंतिम इसकी विशेषता देखेंगे कि जनसाधारण का जो इतिहास है का इतिहास नहीं। जनसाधारण का इतिहास लिखने का यहाँ पर कोई प्रयास नहीं किया जाता है। जो भी इतिहास लिखा जा रहा है वो शासकों का, पैगंबरों का, खलीफाओं का या फिर धार्मिक जो नेता हैं उनका इतिहास लेखन, उनके जीवन की घटनाओं का वर्णन और उनसे जितने भी शासन से जुड़े हुए जितनी घटनाएं हैं उनका वर्णन करने का प्रयास किया जाता है। और जनसाधारण का इतिहास यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये तो हो गई विशेषताएं, और विशेषताओं से भी उसी प्रकार के सवाल बनेंगे कि इनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो ये विशेषताएं अगर हमें याद रहेंगी तो इस प्रकार के सवाल हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और हमें इतिहास लेखन का ट्रेंड पता रहेगा कि सल्तनत काल में किस प्रकार का इतिहास लेखन किया जा रहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो इतिहास लेखन जो हुआ है उसे हम समझने के लिए 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 4 भागों में किस तरह विभाजित कर सकते हैं?
कि प्रथम जो है वो सामान्य इतिहास हम देखें, सामान्य इतिहास, और द्वितीय हम देखें तो मैनकिब अथवा फैजाइल इतिहास। ये हो गया द्वितीय। और तृतीय हम देखें तो उपदेशात्मक इतिहास। चौथा जो आता है वह है, उसे कह सकते हैं कलात्मक, क्योंकि इसमें काव्यात्मक शैली का और एक लयबद्धता का इसमें काफ़ी ध्यान रखा गया है। तो ये जो है इसमें अमीर खुसरो, हसन निज़ामी और ईसामी या फिर ईसामी जो लेखक हैं वो इसमें महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने जो लेखन किया है वो है पद्य कविताओं पर, और दूसरा अगर इन्होंने गद्य भी लिखा है तो उसमें लयबद्धता का इन्होंने बहुत ध्यान रखा है कि वो जो लेखन हम कर रहे हैं उसको गाया भी जा सके या फिर उसे तुकबंदी के तौर पर सुनाया जा सके। जिस तरह कविताएं कई बार गाई जाती है, हमने कुमार विश्वास की कविता सुनी होगी, कोई, ठीक है सुनी होगी आपने, मैं नहीं बोलूँगा। और सामान्य इतिहास लेखन में जो इतिहास लेखन है वो 9th सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी का हमें मुख्य तौर पर देखने को मिलता है। और मैनकिब और फैजाइल जो इतिहास लेखन है, इसको मैनकिब भी कहते हैं या फिर फैजाइल भी बोल सकते हैं, दोनों नाम हैं इसके। और इसमें जो मुख्यतः वर्णन है वो संतों का, सूफी संतों का या फिर और सुल्तानों का या बादशाहों का, इसमें प्रशंसापूर्वक वर्णन करने का इसमें प्रयास किया गया है। और उपदेशात्मक इतिहास का सबसे आसान एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आपने जब एक द प्रिंस नाम का आपने पुस्तक का नाम सुना होगा, मैकियावेली का, जो वो पुस्तक वो किसके लिए लिखता है, अपने शासक के लिए लिखता है, ताकि वो उससे राजनीतिक सिद्धांतों का वो समझा पाए कि किस प्रकार को एक राजा को नीतिगत निर्णय किस प्रकार लेने चाहिए और उसे अपने पर्सनल जीवन में और राजनीतिक जीवन में उसे किस प्रकार का चरित्र उसका होना चाहिए। तो वो एक उपदेशात्मक इतिहास है। और इसी प्रकार से यहाँ पे उपदेशात्मक किस सेंस में होगा कि धार्मिक एवं राजनीतिक, धार्मिक और राजनीतिक उपदेश इसमें देने का प्रयास किया है। इसमें महत्वपूर्ण इतिहासकार है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी का हम आगे विस्तार से वर्णन करेंगे। तो ये इन्हें हम इस प्रकार से 4 भागों में बांट सकते हैं, सामान्य, मैनकिब, उपदेशात्मक और कलात्मक इतिहास में। इनको डाल देता हूँ साफ साफ दिखाई दे। और 9th से 11th सेंचुरी में, और इसमें किसका इतिहास लिखा है सामान्य इतिहास लेखन में, इन्होंने सामान्य इतिहास लेखन में हमें मिलेगा पैगंबरों का। तो ये जो इस्लाम की जो शुरुआती परंपरा है वहाँ से इतिहास को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद का, खलीफाओं का एवं शासकों अथवा बादशाहों का और अमीरों का इसमें इतिहास मुख्य तौर पर देखा जाता है। अब इसमें उदाहरण के तौर पर हम देखें तो सबसे पहला आता है मिनहाज उस सिराज का ताबकाते नासरी। ताबकात ए नासरी किसका है? मिनहाज उस सिराज जुज्जानी, ये इनका पूरा नाम है। और ये कौन सी कृति है इनकी? ताबकात ए नासरी। ताबकात ए नासरी में ये मुख्य तौर पर जो सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल का ये वर्णन करते हैं। और मोहम्मद गोरी के काल से लेकर जब से
भारत पर प्रथम आक्रमण होता है, तब से लेकर के मोहम्मद गोरी और क्या गजनवियों के आक्रमण से लेकर के और नासिरुद्दीन के समय का ये इतिहास लेखन करते हैं। इसमें ये नासिरुद्दीन के सल्तनत में ये काजी के पद पर स्थापित थे और वहाँ पर ही इन्होंने ताबकात नासिरी का लेखन किया। दूसरे इतिहासकार हमें जो मिलते हैं वो याहया इब्न अहमद सरहिंदी। इन्होंने जो लिखा है वो है तारीख। ये तारीख याद रखना, तारीख नाम से कई सारे हमें ग्रंथ देखने को मिले हैं। तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही में ये मुख्य तौर पर फिरोज शाह तुगलक जो हैं उसके शासनकाल का और उसके राज्यरोहण का ये वर्णन करते हैं। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ये एक तरह से कहें कि एक उच्च पद पर आसीन थे और उनके कहें कि बहुत पुराने अमीर थे। और इन्होंने जो लिखा है तो वो सैयद वंश का प्रथम कहें कि या फिर एकमात्र ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा, एकमात्र इतिहासकार। तो ये याद रखने का यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से क्लासेस मैं बना रहा हूँ कि हमें ये याद रहे कि कौन सी कृति और कौन सा लेखक किस बात से संबंधित है। और तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सैयद वंश का एकमात्र इतिहासकार जो है वो है याहया इब्न अहमद सरहिंदी। तो सरहिंदी से आपको याद रहेगा। और ये नाम काफ़ी सारे सिमिलर हैं तो इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा जो इतिहासकार हमें जो देखने को मिलता है वो है मुहम्मद बिहामिद खानी। मोहम्मद बिहामिद खानी, ये जो इनके पिताजी हैं ये कालपी के सुल्तान जो झांसी के पास है, और इरिच है उस जगह का नाम, इरिच के मुफ्ती थे। तो ये भी एक कुलीन परिवार से या फिर कहें कि अमीरों के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, मोहम्मद बिहामिद खानी। और ये कौन सा ग्रंथ लिखते हैं? तारीख है मुहम्मदी। इसको ठीक से लिखना होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, तारीख ए मुहम्मदी। मुहम्मदी से हम समझ सकते हैं कि ये मोहम्मद तुगलक के काल का इन्होंने वर्णन उसमें किया होगा। तो ये हो गए तीन इतिहासकार और 3 रचनाएं हमें सामान्य इतिहास लेखन में के वर्गीकरण में हमें याद रखनी है। एक तो ताबकात नासिरी याहया बिन अहमद सरहिंदी की तारीख मुबारक शाही, और मोहम्मद बिहामिद खानी की तारीख ए मुहम्मदी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें मैनकीबी इतिहासकारों में एक ही इतिहासकार हैं जिनका हम वर्णन पाते हैं, जिनको या फिर मैनकीब और फैज़ाइल इतिहास में उनके ग्रंथ को हम रख सकते हैं। वो हैं शम्स सिराज अफीफ। शम्स सिराज अफीफ की जो रचना है वो है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही सेम रचना जियाउद्दीन बर्नी की भी है, तो इस वजह से कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमें शम्स ए सिराज अफीफ की रचना तारीख ए फिरोज शाही का वर्णन मिलता है। और दूसरा एक अज्ञात कृति है जिसका नाम है तारीख ए
या फिर सीरत ए फिरोजशाही, सीरत ए फिरोजशाही। ठीक है, और आगे देखते हैं हम जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोजशाही। इनकी तारीख फिरोजशाही जो है वो एक मध्यकालीन या फिर सल्तनत कालीन इतिहास लेखन में एक तरह से मील का पत्थर है। मील का पत्थर क्यों है? क्योंकि ऐतिहासिक या फिर इतिहास लेखन की जो अवधारणा है वो यहाँ पर काफ़ी तरह से हमें बदलती हुई दिखती है, और इन्होंने जो इतिहास लेखन किया है उसमें तथ्यों की जांच परख और तिथि को लेकर इन्होंने काफ़ी कुछ सावधानी रखने का प्रयास किया है, और इन्होंने जो वर्णन किया है वो काफ़ी हद तक जो इतिहास लेखन हम देखते हैं तो उसमें एक तरह का आइडियल, इस समय का आइडियल इतिहासकार इनको हम कह सकते हैं। क्यों? हालांकि इन्होंने जो लिखा है वो ज़्यादातर अपनी स्मृति पर आधारित लिखा है। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में इन्होंने तारीख फिरोजशाही और एक और ग्रंथ इन्होंने लिखा है फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी। इसमें ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये दो सुल्तानों के काल में उपस्थित थे। पहले है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये 17 साल तक उनके या तो कहें सलाहकार या फिर मित्र के रूप में, और काफ़ी क्लोज रिलेशन इनके मोहम्मद बिन तुगलक के साथ रहे 17 साल तक। तो मुख्य तौर पे ये दरबार में बहुत उच्च स्थान रखते थे। लेकिन इनको झटका कब लगता है? जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद जो शासक आते हैं वो शासक आते हैं फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक के समय में क्योंकि सामान्य बात है कि जब दूसरा शासक आता है तो उसके जो अमीर और उलेमा जो लोग हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो उसी तरह से चेंज हो जाते हैं। इनका स्थान खाली, इनको हटा दिया जाता है और दूसरे दरबारियों को वहाँ पर ले लिया जाता है, और इस वजह से ये काफ़ी कुंठित अपने सारे जीवन काल में कुंठा भरा जीवन जीते हैं। क्योंकि 17 साल तक इन्होंने जो अपने या तो कहें कि जीवन की या फिर अपने क्षेत्र की जिन ऊंचाइयों को इन्होंने देखा, उस 17 साल के बाद ही एकदम से धराशायी दिखाई देते हैं खुद को, और इस वजह से कुंठित होते हैं। लास्ट में इनको जेल में भी डाला जाता है। और ये जब तारीख फिरोजशाही और फतवा जहांदारी लिखते हैं तो उसके अंदर ये फिरोज शाह तुगलक का काफ़ी आलोचना करते हैं। क्यों? क्योंकि शासन जिस प्रकार का हो रहा है और क्योंकि इनका शासन में हस्तक्षेप हो नहीं पा रहा है, इस वजह से ये कुंठित रहते हैं, और ये काफ़ी बायस्ड होकर कह सकते हैं या तो, लेकिन फिरोज शाह तुगलक का ये काफ़ी आलोचना करते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। लेकिन जब अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में ये इनका एक तरह से हृदय परिवर्तन हो जाता है। हृदय परिवर्तन होने का भी कारण होगा कि इन्होंने सोचा होगा कि क्या पता शासक मेरे कार्य से खुश हो जाए और मेरी कृति को मान्यता दे। इस वजह से ये लास्ट में, अपने जीवन काल के लास्ट में, फिरोज शाह तुगलक के जो कार्य है उसमें तार्किकता को ढूंढने का प्रयास करते हैं और उनकी काफ़ी कार्यों की प्रशंसा करते हैं। और इनके लेखन की जो विशेषता है तो उसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक है उसके शासनकाल को ही लास्ट में जब अच्छा बताते हैं, कुछ कारण होते हैं, क्योंकि ये धार्मिक कट्टरता का परिचय देते हैं अपने पूरे लेखन के अंदर। धार्मिक कट्टरता का परिचय इस प्रकार देते हैं कि जो नीचे अपने से जो नीचे के कुल के जो लोगों को ये शासन में देखता हुआ जाते हुए ये इनको अच्छा नहीं लगता है, और उस वजह से ये उनकी आलोचना करते हैं कि शासन के अंदर गैर मुस्लिम लोगों को लेना ठीक नहीं है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक की ये इसी बात के लिए तारीफ़ करते हैं कि ये शासन के अंदर मुस्लिम और अच्छे लोगों को लेते हैं और इस्लाम के प्रति निष्ठावान रहते हैं। इस वजह से फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल बहुत अच्छा चलता है। और वहीं मोहम्मद बिन तुगलक हैं जो इस्लाम के साथ उस तरह का
व्यवहार नहीं करते हैं और इस्लाम की अवहेलना करते हैं। इस वजह से उनका काल है वो अस्त व्यस्त हमें दिखाई देता है। हमने याद हो कि उसने दौलताबाद अपनी राजधानी स्थापित की थी और वापस फिर दिल्ली में स्थानांतरण उसका कर दिया था। तो उनका शासनकाल काफ़ी, उनको एक तरह से उनको सन की शासक बोला जाता है मोहम्मद तुगलक को, और उसके काल में ये 17 साल तक उच्च पद पर आसीन रहे थे। तो दो शासकों के काल का इन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। अब हम आगे देखें तो कलात्मक इतिहास में पद्य, गद्य और लयबद्धता हमें दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम बात करें, काफ़ी बड़ा होगा, सबसे पहले जो हम बात करेंगे हसन निजामी की। हसन निजामी ने जो कृति लिखी है उसका नाम है ताज उल मासिर। ताज उल मासिर के अंदर ये क्या करते हैं कि जो सल्तनत जब दिल्ली में स्थापित होती है तो उसकी ये काफ़ी प्रशंसा करते हैं, और जो मोहम्मद गोरी हैं, गोरी के विजय अभियानों की ये काफ़ी प्रशंसा करते हैं और उसका एक तरह से आख्यान करते हैं। और दूसरे जो लेखक हैं ईसामी, ये भी अपने लेखन में जो समय काल है और दूसरा जो है कार्य कारण संबंध है उसकी अवहेलना करते नजर आते हैं, क्योंकि ये एक शासक का शासन स्थापित होने पर प्रशंसा जाहिर कर रहे हैं और उसी प्रकार का लेखन एक गुणगान के तौर पर ये कर रहे हैं। और जब हम पद्य हम देखते हैं, जब काव्य लिखा जा रहा है तो काव्य में बहुत कहें कि नॉर्मल बात है कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाएगा। और जो ईसामी है, ईसामी भी का भी वर्णन इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये भी मोहम्मद तुगलक के काल में अमीर थे और राज दरबार में थे। और जब इनको मोहम्मद तुगलक दौलताबाद अपनी राजधानी जब स्थापित करते हैं तो इनको वहाँ पर जाना पड़ता है। हालांकि ये वहाँ पर जाने की इच्छा नहीं रखते थे और एक तरह से कहें तो अनिच्छा से वहाँ पर जाते हैं। नहीं जाने का कारण एक ये भी था कि इनके पिताजी 90 वर्षीय थे, जिनको ये वहाँ पर ले जाना नहीं चाहता था। इतनी लंबी यात्रा के ये उस समय उनकी हालत इस प्रकार की नहीं थी कि उनको इतनी लंबी यात्रा करवाई जाए। और इसी यात्रा के दौरान इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है, जिस वजह से ये मोहम्मद बिन तुगलक के एकदम कट्टर विरोधी या फिर कहें कट्टर आलोचक हो जाते हैं और जो भी वो कार्य कर रहे थे उनकी काफ़ी आलोचना करते हैं। इस वजह से इनका लेखन भी थोड़ा सा बायस्ड माना जाता है। लेकिन ये जो लेखन जो है ये मोहम्मद तुगलक से शिफ्ट होकर ये दक्कन में ही रह जाते हैं और दक्कन के जो बहमनी सुल्तान है वहीं इनको राजकीय संरक्षण प्राप्त हो जाता है और वहीं पर ये अपनी कृति फुतुह-उस सलातीन लिखते हैं। फुतुह-उस सलातीन, जिसके अंदर ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन करते हैं। तीसरे लेखक हम अमीर खुसरो का देखें तो अमीर खुसरो ने काफ़ी सारी रचनाएं की हैं और एक तरह से एक महत्वपूर्ण कवि और एक महत्वपूर्ण लेखक के रूप में मध्य सल्तनत काल में हम इनको देखते हैं। अमीर खुसरो, इनके बारे में हमें पता हो कि निजामुद्दीन औलिया के ये बहुत बड़े भक्त थे और उनके बारे में इन्होंने सूफ़ी रचनाएं वगैरह उनके प्रेम में या फिर उनकी भक्ति में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। तो इनकी रचना और इनकी जो काव्य शैली है उसकी भी अलग तरह से प्रशंसा की जा सकती है। लेकिन अभी हम इतिहास की बात करें तो इतिहास के रूप में इन्होंने जो लिखा है वो क़िरान-उस-सदायन
किरान उस सदाइन, जिसके अंदर इन्होंने अवध के शासक कैकुबाद एवं उनके पिता बुगरा खां के मिलन का ये वर्णन करते हैं कि किस प्रकार उनका मिलन होता है। एक ये काव्यात्मक और रचित, एक तरह से कहें कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें ये, रुचिकर चीज़ें ये अमीर खुसरो लिखते थे, जिसमें पहली कृति इनकी हो गई किरान उस सदाएं, जिसके अंदर ये अवध के सुल्तान कैकुबाद और बुगरा खां के मिलन का वर्णन करते हैं। दूसरी जो रचना है वो है मिफ्ताह उस फुतू के अंदर ये जो जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी की 4 विजय अभियानों या फिर विजयों का वर्णन ये करते हैं। तो खिलजी वंश के समय ये थे और काफ़ी सारे युद्ध अभियानों में भी ये प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। जो पद्मावत का जो हम जिक्र सुनते हैं, जहाँ पर उन्होंने जब रावल रतन सिंह का जो वर्णन हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे आक्रमण किया है चित्तौड़ पर, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो उस समय भी ये अमीर खुसरो उस अभियान में उनके साथ थे। तो इसके अंदर हमें मिफ्ताह उस फुतूह के अंदर जलालुद्दीन खिलजी की 4 विजयों का हमें वर्णन मिलता है। एक तीसरी रचना जो है आशिका के अंदर ये एक प्रेम कहानी का वर्णन करते हैं, जो कि नहरावल के जो शासक हैं, नहरावल के शासक करण की पुत्री हैं दुआल रानी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां। मैंने कहा कि ये खिलजी वंश के समय में उपस्थित थे और कई घटनाओं को इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा था और उनका वर्णन किया था। हालांकि पद्मावत का वर्णन नहीं करते हैं और रानी पद्मिनी वगैरह के वर्णन नहीं करते हैं। खिज्र खां और दुआल रानी के त्रासद प्रेम का ये वर्णन इसके अंदर आशिका के अंदर करते हैं। ये एक तरह की सूफी रचना हम इनको बोल सकते हैं, जिसमें प्रेम का वर्णन वो कर रहे हैं। और चौथा हम देखें तो चौथा जो ग्रंथ ये लिखते हैं नूह सिपिर। हालांकि इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं इनकी हैं, तो हम कुछ का सबका वर्णन यहाँ पे इतिहास के तौर पर नहीं कर सकते, उनका अलग अलग संदर्भ है। नूह सिपिर के अंदर ये जनसाधारण दरबार, खान पान, फल सब्जियाँ और क्या बोलते हैं उनको, भाषा और एक तरह से जो क्षेत्रीय जो कलाएं हैं या फिर क्षेत्रीय जो कल्चर है, संस्कृति है, उसका ये वर्णन नूह सिपिर के अंदर करते हैं। तो नूह सिपिर एक तरह से महत्वपूर्ण कृति हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जनसाधारण का वर्णन करती है और संस्कृति का वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। हालांकि इन्होंने तुगलकनामा भी लिखा है और मिफ्ताह उस फुतू के अलावा एक और इन्होंने लिखा है एक ग्रंथ, लेकिन तुगलकनामा, ठीक है, जिसमें इन्होंने तुगलक वंश के इतिहास का वर्णन किया है। तो ये मुख्य तौर पर 4 कृतियाँ हमें महत्वपूर्ण है इतिहास के तौर पर, जो कलात्मक इतिहास के रूप में हम देखते हैं। मिफ्ताह उस फुतूह, किरान उस सदाएं, नूह सिपिर और आशिका, जिसके अंदर तारीख अलाई और खजाइन उल फुतूह, तारीख अलाई
खजाइन उस फुतूह, एक तो ये मिफ्ताह उस फुतूह है और एक खजाइनुल उस फुतूह है। तो ये जो 3 रचनाएं हैं इनका वर्णन हम इस तुगलकनामा का तब भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है इनको हम कलात्मक इतिहास के रूप में नहीं रख सकते हैं। और जो भी काफ़ी सारी रचनाएं जो बच गई हैं और कुछ इतिहासकार जैसे इब्न बतूता और काफ़ी सारे जो लेखक हैं वो बच गए हैं, उनका हम वर्णन अगले वीडियो में करेंगे। और इनका भी जो कुछ बच गया है उसका हम अच्छे से वर्णन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी जो ध्यान रखने की चीज़ यही थी कि 4 तरह से हम इसको बांटते हैं और इसके अंदर 4 विभाजन के अंदर कौन कौन से इतिहासकार मुख्य तौर पर आते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो ये विभाजन हमें मुख्य तौर पर और इनकी जो रचनाएं हैं और वो किस संदर्भ में रचनाएं हैं उस सब से सवाल पूछे जाते हैं। और ये हमें जब हम पढ़ेंगे या फिर सवाल सॉल्व करेंगे तो हमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरे को भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।